हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है, टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। दोस्तों, डर को जब भी दूर भगाना है तो आपको मेहनत तो करना ही होगा। और मैं सभी से इतना ही कहता हूँ कि अगर जीवन में सिर्फ एक ही दिन शेष रह जाए, सिर्फ एक दिन बच जाए, तो ये दिन आपको जो है एक शेर की भांति जीना चाहिए, ना कि गीदड़, लोमड़ी और सूअर की तरह जो कि डर डर करके जीते हैं। और दोस्तों, इस डर को दूर भगाना है आपको, तो मेहनत और गाइडेड प्रॉपर दिशा निर्देश के साथ आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इसी मेहनत की श्रृंखला में एक साल का करेंट अफेयर्स आपको मैं कवर कराने के लिए आया हूँ। पीटी 365 का, अभी इकॉनमी का पीटी 365 चल रहा है। इस सीरीज़ का बेनिफिट आपको ये होगा कि साथ के साथ आपको क्या लिखना है अपने शॉर्ट नोट्स में, वो भी मैं यहीं पर कराते चला जाऊंगा, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर बाद में आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा अपने नोट्स का। तो ये आपको करना है दोस्तों। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने भी रेलिवेंट कंटेंट हैं वो आपको डायरेक्टली मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टॉपिक करेंगे टॉपिक नंबर 8 और टॉपिक नंबर 9। तो टॉपिक नंबर 8 है दोस्तों माइनिंग एंड इंडस्ट्री। इसमें से कि पहला एक्ट है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस एक्ट का नाम लिख लीजिए, ये पूरा नहीं, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट या MMDR एक्ट। एक बार फुल लिख करके दूसरी बार शॉर्ट लिख लीजिएगा। तो MMDR एक्ट सबसे पहले आया था 1957 में, ये आपको लिखना है बस। ठीक है, दूसरा लिखिए अमेंडेड इन 2015, इसका अमेंडमेंट किया गया। तो MMDR एक्ट 1957, जिसका कि अमेंडमेंट किया गया 2015 में, और इस अमेंडमेंट के कारण हम लोग को ले आना पड़ा, इस अमेंडमेंट के थ्रू ले आया गया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। ये चीज़ आपको लिखनी है। तो सबसे पहला चीज़ आप लिखेंगे माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, जिसको कि अमेंड किया गया 2015 में, और इस अमेंडमेंट के थ्रू क्रिएट किया गया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एंड नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। बस इतना आपको लिखना है, बाकी ये सब नहीं लिखना है। अब दोस्तों, जो रिसेंट अमेंडमेंट है यानी MMDR अमेंडमेंट 2023, लिख लीजिए MMDR अमेंडमेंट 2023। इसके क्या क्या प्रोविजंस है उसको देखेंगे हम लोग। तो इसके प्रोविजंस में दोस्तों सबसे पहला जो प्रोविजन लाया गया है वो लाया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स। तो एक लाइसेंस क्रिएट किया गया है, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, जो कि डीप सीटेड मिनरल्स के लिए है और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए है। ठीक है, डीप सीटेड मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आपका एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का प्रोविजन लाया गया है। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का मतलब क्या है कि जिनको भी ये लाइसेंस दिया जाएगा वो लोग एक्सप्लोर कर सकेंगे, जिसकी वैलिडिटी है लगभग 5 साल की। वैलिडिटी 5 साल की है, जिसको कि एक्सटेंड किया जा सकता है और 2 साल के लिए। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखना था। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब एक्सप्लोरेशन जब हो जाएगा तो एक्सप्लोरेशन के बाद माइनिंग लीज प्रोवाइड की जाएगी। तो जिसने एक्सप्लोरेशन किया है उसको भी दी जा सकती है माइनिंग लीज, या फिर किसी नए को भी दी जा सकती है। किसी नए को अगर माइनिंग लीज दी जाती है तो जिसने एक्सप्लोरेशन किया उसको क्या बेनिफिट होगा, तो माइनिंग लीज जिसको मिला है वो इसको एक शेयर देगा ऑक्शन प्रीमियम में। ठीक है, अपने ऑक्शन प्रीमियम का एक शेयर जो है इस एक्सप्लोरेशन करने वाले को दिया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज एक्सप्लोरेशन करने वाले को क्या ही बेनिफिट होगा। मेरी बात समझ गया? तो ये बात है, इसका प्रोविजन आप समझ लीजिए कि एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का प्रोविजन लाया गया है आपका डीप सीटेड मिनरल्स के लिए और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। दूसरा प्रोविजन समझ लीजिए दोस्तों, 6 मिनरल्स को ओमिट कर दिया गया है 12 एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट से। देखिए, जो एटॉमिक मिनरल्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट में माइनिंग और एक्सप्लोरेशन का जो पावर है वो सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज को होता है। एटॉमिक मिनरल्स की माइनिंग और एक्सप्लोरेशन सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज कर सकती है। लेकिन ये देखा गया है कि ये जो 12 एटॉमिक मिनरल्स हैं उसमें से कुछ एटॉमिक मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए। ठीक है, जैसे कि लिथियम। आपको पता है कि लिथियम आयन बैटरी जो हैं वो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, इन सभी के लिए क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए इनमें से क्या किया गया है, जो 12 एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट थी उसमें से 6 एटॉमिक मिनरल्स को डीक्लासिफाई कर दिया गया, यानी कि अब वो एटॉमिक मिनरल्स नहीं रह गए हैं। यानी अब प्राइवेट सेक्टर भी उसकी एक्सप्लोरेशन और माइनिंग कर सकता है। तो आपको बस ये लिखना है कि 6 मिनरल्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द
लिस्ट ऑफ 12 एटॉमिक मिनरल्स। तो ये लिखने के बाद आप किन किन को ओमिट किया गया है वो लिख लीजिए। ओमिट किया गया है बेरिलियम मिनरल्स को, बेरिलियम मिनरल्स को, लिथियम मिनरल्स को, नियोबियम मिनरल्स को, टाइटेनियम मिनरल्स को, टेंटेलियम मिनरल्स को और जिरकोनियम मिनरल्स को। अभी के अभी इसको याद कर लीजिए, लिख तो लीजिए ही, क्या पता बाद में आप आप याद करें ना करें, अभी के अभी याद कर लीजिए कि द 6 मिनरल्स जिनको कि रिमूव किया गया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 12 एटॉमिक मिनरल्स, उसमें है बेरिलियम, लिथियम, नियोबियम, टाइटेनियम, टेंटेलियम, जिरकोनियम। फिर से एक बार पढ़िए, बेरिलियम, लिथियम, नियोबियम, टाइटेनियम, टेंटेलियम और जिरकोनियम, इन 6 मिनरल्स को रिमूव किया गया है, ओमिट किया गया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 12 एटॉमिक मिनरल्स। ऑलराइट, और अब आप लिख लीजिए कि नाउ दिस डी रिजर्व्ड मिनरल्स कैन बी एक्सप्लोर्ड एंड माइंड बाय प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, ऐसे लिख लीजिए, या फिर ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए कि प्रोवाइड्स स्पेस टू प्राइवेट सेक्टर। आप जितना भी शॉर्ट में इस चीज़ को समझ सकते हैं उतने शॉर्ट में इसको लिख लीजिए। जब इनको डी रिजर्व कर दिया गया है तो यानी प्राइवेट सेक्टर भी वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती है। आइए अगला प्रोविजन है दोस्तों, एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन मिनरल कंसेशंस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, तो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं दोस्तों, देखिए क्रिटिकल मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ लिख लीजिए। क्रिटिकल मिनरल्स का के रिस्पेक्ट में 2 आपके लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, 2 लाइसेंसेस क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे, आपका माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस। दोनों का अंतर समझ लीजिए। माइनिंग लीज का मतलब क्या है कि जिसको भी माइनिंग लीज दिया जा रहा है उसके पास पावर है कि वो उस सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स का क्या कर सकता है, माइनिंग कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ये तो पावर हो गया माइनिंग लीज का। कंपोजिट लाइसेंस के अंतर्गत पावर दिया गया है आपको कि आप एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हैं और एक्सप्लोरेशन के बाद जब आपको मिल जाता है कोई मिनरल तो आप उसकी माइनिंग भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस दोनों का ऑक्शन करने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और ये माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस प्रोवाइड करने का पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। देखिए किसको दिया जाएगा माइनिंग लीज, ये डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्शन के द्वारा, लेकिन उसको माइनिंग लीज प्रोवाइड कौन करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो आप इसको लिख लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, सीधा यही लाइन लिख लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, इतना लिख लीजिए। और बट नीचे लिख लीजिए, बट माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस विल बी ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सक्सेसफुल बीडर है इस प्रोसेस के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले प्रोसेस के थ्रू जो सक्सेसफुल बीडर हुआ, ठीक है, यानी डिसाइड कर लिया गया कि मिस्टर ए को इसका माइनिंग लीज दिया जाएगा, किसके द्वारा डिसाइड किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन फिर वो माइनिंग लीज प्रोवाइड किसके द्वारा किया जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये चीज़ आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आप लिख लीजिए दोस्तों कि जो ऑक्शन प्रीमियम है और अदर स्टैट्यूटरी पेमेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को, वो पैसा रिसीव किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ऑलराइट, अब दोस्तों अगला आर्टिकल देखते हैं हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। क्रिटिकल मिनरल्स क्या है, तो क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हाई होता है प्लस जिसका सप्लाई रिस्क भी बहुत हाई होता है। तो आप सिंपल इसको लिख लीजिए, क्रिटिकलिटी ऑफ मिनरल्स इज इक्वल टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस प्लस सप्लाई रिस्क। ठीक है, ये सबसे पहला चीज आप लिख लीजिए। उसके नीचे लिखिए कि रिसेंटली जो है क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया रिपोर्ट, क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया रिपोर्ट, तो आप ऐसे लिख लीजिए, फर्स्ट क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, हैज बीन रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अब यहाँ कोई और नाम दे करके बोले कि फर्स्ट क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय सो एंड सो, तो वो गलत होगा क्योंकि ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा पब्लिश किया गया है दोस्तों। तो देखिए ये जो लिस्ट पब्लिश किया गया है क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट में, वहाँ पर 30 क्रिटिकल मिनरल्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो 30 जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें लिख लीजिए क्या क्या है। 30 क्रिटिकल मिनरल्स में आपके 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, और प्लस में 6 आपके प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स हैं, 6 आपके प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी 17 और 6 23 होता है, और प्लस 7 अदर्स, ऐसे लिख लीजिए 7 अदर्स। 30 क्रिटिकल मिनरल्स, जो क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ इंडिया का जो लिस्ट
पब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। उसमें 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिसमें से कि 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिसमें से कि 6 प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स हैं और 7 अदर मिनरल्स हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आप लिख लिए। अब जो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स है दोस्तों, उसका सब क्लासिफिकेशन समझ लीजिए। इसमें आपके 15 लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं, 15 लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं। अब लेंथेनाइड सीरीज क्या होता है, एक्टिनाइड सीरीज क्या होता है, ये सब आपको जानना नहीं है। बाकी आप अगर बचपन में कभी पढ़े होंगे साइंस, तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में ये एक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होती है। ठीक है, तो लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं 15, और 15 के बाद 2 एलिमेंट्स हैं आपके स्कैंडियम प्लस यट्टीरियम। ठीक है, तो 30 क्रिटिकल मिनरल्स में 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, 6 आपके प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स हैं और 7 अदर एलिमेंट्स हैं। जो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसका सब डिवीजन समझ लीजिए कि 15 उसमें लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं, और एक स्कैंडियम है और एक यट्टीरियम है। ठीक है, ये बात आप समझ गए दोस्तों। अब देखिए, जो आपका क्रिटिकलिटी ऑफ मिनरल्स है उसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और सप्लाई रिस्क दोनों होता है। तो इसको आप समझिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझा जाता है डिसरप्शन पोटेंशियल के द्वारा, सब्सटीट्यूट करने की उसकी क्या पोटेंशियल है उसके द्वारा, उसका जीडीपी में क्या रोल हो सकता है उसके द्वारा, क्रॉस कटिंग कितने सारे सेक्टर्स में उसका यूज हो सकता है उसके द्वारा, सप्लाई रिस्क देखा जाता है दोस्तों, आपका गवर्नेंस वेटेड मिनरल कंस्ट्रक्शन, एंड ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ों के द्वारा देखा जाता है। इसमें से कुछ भी लिखना आपको नहीं है। ठीक है, बस समझ जाइए, हल्का फुल्का उतना काफ़ी है। अब दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है तो आप समझ चुके हैं। आपको ये जानना है कि कौन कौन सा क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करता है। तो इंडिया इंपोर्ट्स, लिख लीजिए, इंडिया इंपोर्ट्स कोबाल्ट फ्रॉम चाइना, यूएस, जापान, कोबाल्ट फ्रॉम चाइना, यूएस, जापान, लिथियम फ्रॉम चिली, रसिया, चाइना, लिथियम फ्रॉम चिली, रसिया, चाइना, निकेल फ्रॉम स्वीडन, चाइना। ऐसे आप लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये मिनरल्स का यूज किया जाता है लगभग हर जगह, जैसे मोबाइल फ़ोन बनाने में, कंप्यूटर बनाने में, बैटरीज बनाने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में। ठीक है, फिर अलग अलग नीड्स और स्ट्रेटजिक कंसिडरेशंस के आधार पर अलग अलग कंट्रीज अपना क्रिटिकल मिनरल्स का लिस्ट खुद पब्लिश करती है। ठीक है दोस्तों, इसके क्रिटिकल मिनरल्स के रिस्पेक्ट में इंडिया ने कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। ठीक है, आप इनिशिएटिव लिख करके ये नाम लिख लीजिए, बस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। फिर अगला लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के आगे आप लिखेंगे कि इट इज ए यूएस लेड कोलैबोरेशन ऑफ 14 कंट्रीज। ठीक है, यूएस लेड कोलैबोरेशन ऑफ 14 कंट्रीज। ठीक है, बस इतना लिख लीजिए कि एक ये यूएस लेड कोलैबोरेशन है 14 कंट्रीज का, जिसमें इंडिया भी मेंबर अभी हाल फिलहाल ही बना है। ठीक है, ये क्या करेगा, पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेगा क्रिटिकल मिनरल के सेक्टर में। फिर दोस्तों तीसरा देखिए, सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव। इसमें आप लिख लीजिए, सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव में कौन कौन कंट्री है, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, ये आप लिख लीजिए। बस आपका ये हो गया आर्टिकल। अब दोस्तों एक एक्ट है, ऑफशोर एरियाज मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002। पहले इसका नाम लिख लीजिए, ओरिजिनल एक्ट, ऑफशोर एरियाज मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002, और नीचे लिख लीजिए अमेंडेड इन 2023, अमेंडेड इन 2023। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ये दोस्तों क्या करता, ये ऑफशोर एरियाज में, जैसे जमीन के अंदर हम लोग कोई काम करते हैं तो वो ऑन शोर हो गया, और ये जमीन के बाहर समुद्र की तरफ कोई काम कर रहे हैं तो हो गया ऑफशोर। तो ऑफशोर एरियाज में मिनरल का एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, इन सब को गवर्न किया जाता है इस एक्ट के द्वारा, ऑफशोर एरियाज मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 के द्वारा, जिसको कि अभी अमेंड किया गया है 2023 में, जैसे कि MMDR एक्ट को भी अमेंड किया गया है। ठीक है, उसी तरह से ऑफशोर एरियाज मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 था, ये एक एक्ट का आपने नाम लिख लिया है, प्लस आपने ये भी लिख लिया है कि अमेंडेड इन 2023। ठीक है, ठीक है,
तो दोस्तों ये जो है ऑफशोर एरियाज मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 गवर्न करता है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन टेरिटोरियल वाटर्स, कंटिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड अदर मेरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया। तो आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर बोलेगा कि कंटिनेंटल शेल्फ में एमएमडीआर एक्ट करता है तो नहीं, कंटिनेंटल शेल्फ में भी यही ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 ही करता है। तो आप लिख लीजिए इसका जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन लिख लीजिए, जुरिस्डिक्शन लिख लीजिए आपका टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है, फिर कंटिनेंटल शेल्फ, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन प्लस अदर मेरीटाइम जोन्स। तो जुरिस्डिक्शन में आपका जितना भी समुद्र में चलेगा आप, ठीक है, तो वो सारा का सारा ऑफशोर एरियाज मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के द्वारा ही गवर्न होगा। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए, जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑफशोर एरियाज मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय यूनियन। बिल्कुल, इसमें यूनियन का एकाधिकार है दोस्तों, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। तो ये आप लिख लीजिए। बाकी ऑफशोर माइनिंग क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग मिनरल डिपॉजिट फ्रॉम द डीप सीबेड एट डेप्थ ऑफ मोर देन 200 मीटर। तो ये सब ठीक है। अब दोनों एक्ट में हम लोग डिफरेंस समझते हैं दोस्तों। यहाँ 2002 का एक्ट है और 2023 का एक्ट है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए 2002 एक्ट और 2023 एक्ट। तो 2002 एक्ट के नीचे लिख लीजिए डिफरेंट लाइसेंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, बस इतना लिखिए। रिकॉनेसेंस भी एक तरीके से एक्सप्लोरेशन ही होता है, तो इसलिए लिख लीजिए डिफरेंट लाइसेंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। और यहाँ लिख लीजिए कंपोजिट लाइसेंस। ऊपर भी आपने देखा था कि एमएमडीआर एक्ट में भी कंपोजिट लाइसेंस का कॉन्सेप्ट आया है, यहाँ पर भी ऑफशोर एरियाज वाले में भी कंपोजिट लाइसेंस का कॉन्सेप्ट आया है। तो कंपोजिट लाइसेंस में एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन दोनों ही आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, वैलिडिटी था पहले 30 ईयर्स, वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस 30 ईयर्स। अब वैलिडिटी है आपका कंपोजिट लाइसेंस का 50 ईयर्स, ठीक है। और फिर देखिए, ऑक्शन प्रोसेस था एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन, ठीक है, कि किसको दिया जाएगा वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसाइड कर दिया जाएगा। ऑक्शन प्रोसेस पहले था ये 2002 वाले एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन, और अब क्या होगा, कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी दोस्तों। कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली डिसाइड नहीं करेगा कि किसको लाइसेंस दिया जाएगा, उसकी प्रॉपर बिडिंग होगी, ठीक है। अब देखिए, माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, जो माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स है विल बी ग्रांटेड ओनली टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज। ये बात ध्यान में रहे कि अभी भी एटॉमिक मिनरल्स की जो माइनिंग है, यानी एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, सब कुछ जो है सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा ही की जाएगी। अब वो जो 6 मिनरल्स थे जिसको कि एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट से ही हटा दिया गया है, तो उसकी माइनिंग तो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकती है, लेकिन उसकी माइनिंग प्राइवेट सेक्टर इसलिए कर सकती है क्योंकि अब वो एटॉमिक मिनरल्स नहीं रह गया है, ठीक है। लेकिन एटॉमिक मिनरल्स अभी भी जो बचे हुए एटॉमिक मिनरल्स हैं उनकी माइनिंग कौन करेगा, उनकी माइनिंग गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनीज ही कर सकती हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज नहीं कर सकती है। अगला पॉइंट लिखिए दोस्तों, एक ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट है। तो ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट का जो फंड है वो मैनेज किया जाएगा अंडर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट, ठीक है, फंड, तो ये लिख लीजिए नॉन लैप्सेबल फंड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ऐसा बोल देगा कि ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट का जो फंड है वो रहेगा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तो वो दोनों गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर रहेगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। प्लस अगर ऐसा बोल दिया कि ये जो है लैप्सेबल फंड होगा तो भी गलत होगा, ये नॉन लैप्सेबल फंड होगा। तो ऐसे करके आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट जो है इसका फंड जो होगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में मैनेज किया जाएगा और ये नॉन लैप्सेबल नेचर का फंड होगा दोस्तों। अजय, अब अगला हम लोग आर्टिकल देखते हैं। ये नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल के बारे में है। तो इसका पूरा नाम लिख लीजिए, नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल।
ठीक है, नीचे लिख लीजिए लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, देखिए क्रिएटेड अंडर नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016, इसको लिख लीजिए क्रिएटेड अंडर नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016। बाकी ये काम क्या करेगा, ये जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल, जियोफिजिकल, मिनरल एक्सप्लोरेशन ये सब डेटा के ऊपर काम करेगा दोस्तों। अब देखिए इसको ये नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को बनाने का काम किसको दिया गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो नीचे लिख लीजिए इस्टाब्लिश्ड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस्टाब्लिश्ड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, NGDRP। ठीक है, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, मिनिस्ट्री इसकी माइंस वाली है, आप ये समझ लीजिए। ये किस पॉलिसी के तहत बनाया गया है, तो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के तहत बनाया गया है। ठीक है, इसको इस पोर्टल को बनाने वाली संस्था कौन है, तो वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ठीक है, यानी 2-3 चीज़ों का एंगेजमेंट है यहाँ पर, ये बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी जो 2016 मेंशन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016 आई थी, जिसका कि एम था एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी इंडिया में प्रमोट करना। जैसे अभी तक सिर्फ 10% ऑफ जो लैंड है ना दोस्तों, उसको एक्सप्लोर किया गया है कि वहाँ पर क्या माइंस हैं या क्या मिनरल्स के क्या क्या वहाँ पर पोटेंशियल हैं। ठीक है, और बाकी 90% एरिया को एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी था, इसका ये था ऑब्जेक्टिव, ये था कि 10% जो एरिया को एक्सप्लोर किया गया है उसको बढ़ा करके कम से कम 20% जो लैंड एरिया है ऑफ इंडिया उसको एक्सप्लोर करना। ठीक है, तो यही सब इसका ये था दोस्तों कि ऑक्शनिंग ऑफ आइडेंटिफाइड एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स फॉर एक्सप्लोरेशन बाय प्राइवेट सेक्टर ऑन रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस, क्रिएशन ऑफ बेस लाइन जियो साइंटिफिक डेटा, तो ये सब इसका काम था दोस्तों। अब आ जाइए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में लिख लीजिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एकदम शॉर्ट में लिख लीजिए, इस्टाब्लिश्ड इन 1851 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। बाकी इसका फंक्शन क्या ही है, नाम से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, जियो साइंटिफिक डेटा, मिनरल रिसोर्स असेसमेंट, ये सारे के ऊपर इसका काम है दोस्तों। इसकी रीजनल ऑफिस है लखनऊ में, जयपुर में, नागपुर में, हैदराबाद में, शिलोंग में, कोलकाता में। जनरली ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस है कि ऐसा उसका रीजनल ऑफिस के बारे में पूछ लेगा, तो उसको आप पार कर दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नोटिफाई किया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन 5th अमेंडमेंट रूल्स 2023। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं क्या, सबसे पहले उसको समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन है बेसिकली आपके स्पेसिफिकली डिलिनिएटेड ड्यूटी फ्री इनक्लेव। सबसे पहले समझिए कि यह है ड्यूटी फ्री इनक्लेव, यानी इंडिया के अंदर में ये एक ऐसा एरिया है जो ड्यूटी फ्री है। ठीक है, डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी, डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी। तो बस आप इतना लिख लीजिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या है, ये ड्यूटी फ्री इनक्लेव है। ठीक है, यानी ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, ना इम्पोर्ट ना एक्सपोर्ट। ठीक है, डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी, मतलब इसको मान ही लिया गया है कि ये इंडिया का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, मतलब ट्रेड के पर्पज से, ये नहीं कि इंडिया हमने अपनी सॉवरेंटी इसके ऊपर से नहीं हटा दी है दोस्तों, सेसीड नहीं कर दिया गया है, बट ट्रेड वगैरह के पर्पज से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पर्पज से इसको हमने इंडिया का पार्ट माना ही नहीं है। तो इस कारण से अगर बाहर से ये कोई भी प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करती है, तो अगर इंडिया के बाहर कोई देश कोई प्रोडक्ट इम्पोर्ट करता है तो उसमें इंडिया कैसे टैक्स लगा सकता है? इसको तो हम लोग फॉरेन टेरिटरी मान रहे हैं ना, ये इंडिया के बाहर का किसी दूसरे देश का है ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ पर इंपोर्ट होगा तो इंडिया टैक्स नहीं लगाएगा, यहाँ से कोई वस्तु एक्सपोर्ट होगी तो इंडिया टैक्स नहीं लगाएगा। ठीक है, तो बस आप इतना लिख करके समझ सकते हैं, तो समझ लीजिए डिलिनिएटेड ड्यूटी फ्री इनक्लेव डीम्ड टू बी अ फॉरेन टेरिटरी। बाकी आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है एसईजेड का दोस्तों, एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट करना, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट प्रमोट करना। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही मतलब नॉर्मल सा अंडरस्टैंडिंग से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो अमेंडमेंट किया गया है उसको एक बार समझ लेते हैं क्या हुआ है
कि जो अमेंडमेंट हुआ है SEZ रूल्स में, ठीक है, तो ये अमेंडमेंट सेंटर को अलाउ करता है टू अलाउ द डिमार्केशन ऑफ ए पोर्शन ऑफ बिल्ट अप एरिया इन एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज SEZ। मतलब SEZ भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसमें जो है उसके पूरे एरिया को डिमार्केट किया जा सकता है प्रोसेसिंग एरिया और नॉन प्रोसेसिंग एरिया के बीच में, प्रोसेसिंग एरिया और नॉन प्रोसेसिंग एरिया के बीच में। देखिए मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है कि जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये इतना बड़ा, तो इसमें हमारे ये जो 6 ऑब्जेक्टिव्स थे इसको मीट करने वाले मान लीजिए 10 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और 2 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो कि बस ऐसे ही इस एरिया में किसी तरह से अपना ऑफिस वगैरह खोल लिए हैं, ठीक है। तो जो बेनिफिट दिया जाना था वो सिर्फ इन 10 को दिया जाना था, लेकिन इनको भी मिल रहा है वो बेनिफिट, ठीक है। तो जब चूंकि वो बेनिफिट इनको भी मिल रहा है तो ये तो गलत है, क्योंकि ये वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं कर रहे हैं लेकिन इनको बेनिफिट मिल रहा है। तो अब क्या किया गया है कि एक SEZ को डिमार्केट कर दिया जाएगा प्रोसेसिंग एरिया में और नॉन प्रोसेसिंग एरिया में, और नॉन प्रोसेसिंग एरिया में जो भी SEZ रहेगा दोस्तों उसको वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, जैसे टैक्स बेनिफिट्स वगैरह उसको नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए डिमार्केट करने का प्रोविजन लाया गया है, ये आपको बेसिकली समझना है, ठीक है। और बाकी उसको बहुत ज़्यादा उसमें कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। अब देखिए उस ऊपर वाले में लिखना कुछ भी नहीं है, बस ऐसा समझ लीजिए आप। फिर देखिए एनी प्राइवेट पब्लिक ज्वाइंट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज कैन सेटअप SEZ। तो SEZ को कौन सेटअप कर सकता है ये समझिए, प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, पब्लिक सेक्टर कर सकता है, आपका ज्वाइंट सेक्टर कर सकता है यानी PPP हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी भी कर सकती है, यानी कि कोई भी एक तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए SEZ को इनेक्ट किया गया है भाई, SEZ का क्रिएशन आता है SEZ एक्ट 2005 से, तो लिख लीजिए क्रिएटेड अंडर SEZ एक्ट 2005, ये आपको लिखना था। प्राइवेट पब्लिक ज्वाइंट सेक्टर स्टेट गवर्नमेंट सभी लोग क्रिएट कर सकते हैं अंडर SEZ एक्ट 2005। इसको आप लिख लीजिए, वैसे लिख कोई इंपॉर्टेंस नहीं इसकी। इंडिया में 276 SEZs हैं, ठीक है, तो देयर आर 276 ऑपरेशनल SEZs इन इंडिया, ठीक है। टोटल एक्सपोर्ट SEZ से होता है दोस्तों लगभग 155 बिलियन का, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। इंसेंटिव्स क्या क्या SEZs को दिए जाते हैं, तो आप फॉरेन टेरिटरी समझ करके समझिए कि उसका ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, फिर आपका एग्जेम्पशन फ्रॉम सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स, ये सबसे, फिर अदर लेवाइज से भी उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। फिर सप्लाईज टू SEZ आर जीरो रेटेड, ये पॉइंट आप लिख लीजिए बस, ठीक है, बाकी तो आप समझ लिख सकते हैं। सप्लाईज टू SEZ आर जीरो रेटेड अंडर IGST एक्ट 2017। जीरो रेटेड अगर है, जीरो रेटेड का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर सप्लाई चेन में हर जगह पर एक भी टैक्स नहीं लगेगा, पूरे सप्लाई चेन में कहीं पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो सप्लाईज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर जीरो रेटेड अंडर IGST एक्ट 2017, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। सप्लाईज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर जीरो रेटेड अंडर IGST एक्ट 2017, इसको आप लिख लीजिए बस, ठीक है। और अगला देखिए सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, तो ये सब चीज़ें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस ये वाला पॉइंट आपको लिख लेना है, ठीक है। बाकी आपको तो समझ में आ ही रहा है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होगा। अब आइए दोस्तों हम लोग अगले आर्टिकल को देखते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है दोस्तों, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया गया था 2020 में कोरोना के बाद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। और अभी करेंटली इंडिया में इन सारे सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। तो सेक्टर्स का नाम आपको लिखना तो नहीं है, ठीक है, या आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा पूछ भी सकता है। तो आप समझिए मेडिकल डिवाइसेस, ऑटो, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा ड्रग्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, स्पेशलिटी स्टील्स, वाइट गुड्स, फार्मा जिसमें कि API है,
और आपका KSM है। KSM होता है की स्टार्टिंग मटेरियल, यानी की स्टार्टिंग मटेरियल को यूज करके आगे का ड्रग्स बनाया जाता है। और API होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये दोनों बेसिकली रॉ मटेरियल हैं आपके दवाई बनाने के। फिर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, फिर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी, फिर ड्रोन्स और फिर ड्रोन कंपोनेंट्स। तो इन सारे सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। आप लिखिए मत, ठीक है, आप इसको 2 बार पढ़ लीजिए अभी के अभी, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा ड्रग्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, स्पेशलिटी स्टील्स, वाइट गुड्स, फार्मा में API एंड KSM, फिर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरीज, ड्रोन्स और ड्रोन कंपोनेंट्स। इन सभी सेक्टर्स में PLI स्कीम के तहत इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। ऑलराइट, अब PLI स्कीम दोस्तों 2020 में लॉन्च किया गया था। टारगेट था इसका कि मैन्युफैक्चरिंग में इंसेंटिव प्रोवाइड करना। अब बस आप एक लाइन आपको लिखना है PLI स्कीम्स के बारे में, ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू राइट, कि इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड फॉर इंक्रीमेंटल सेल्स। बस इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड फॉर इंक्रीमेंटल सेल्स, यानी सेल्स में जो इंक्रीज हो रहा है बस उसके लिए इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। अगर स्टेटमेंट आता है कि इंसेंटिव्स अंडर PLI स्कीम आर प्रोवाइडेड फॉर इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन, गलत। इंसेंटिव्स अंडर PLI स्कीम आर प्रोवाइडेड फॉर इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, तो गलत। मेरी बात सब समझ रहे हैं? इसको किस तरीके से आपको पढ़ना है और समझना है। तो इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन के लिए नहीं, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, इंक्रीमेंटल सेल्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा आपको इंसेंटिव, ठीक है। तो बस एक ही लाइन आपको लिखना था दोस्तों। बाकी आप देखिए, PLI स्कीम इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ मल्टीपल सेक्टर्स विद एन इंसेंटिव आउटले ऑफ इतना इतना, ये सब मतलब नहीं है। फिर देखिए मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है PLI स्कीम का, तो ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू मैन्युफैक्चरिंग हब बाय क्रिएटिंग ग्लोबल चैंपियंस, ठीक है। फिर देखिए इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन, फिर अचीव सेल्फ रिलायंस। तो ये सारी चीज़ें तो कॉमन सी बात है। ये आपको याद रखना है कि ग्लोबल चैंपियंस का मतलब क्या है, कि जैसे MSME सेक्टर है तो इसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। लेकिन जब ये इंडिया और इंडिया से बाहर भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो उनको बोला जाएगा चैंपियंस, ठीक है। चलिए ये सब हो गया, वो पॉइंट आप लिख लीजिएगा बस, ये वाला पॉइंट, बाकी चीज़ों को बस समझते चले जाइए। बेनिफिट्स क्या क्या है दोस्तों PLI स्कीम का, तो ये स्ट्रेंथन करेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करेगा, और इस मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है GDP में उसको 25% तक बढ़ाएगा, 25% तक लेकर के जाएगा। तो इसको आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ घटा बढ़ा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PLI स्कीम टारगेट कर दीजिए, एक ऐसे छोटा सा लिख दीजिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर इन GDP 25%, ऐसे करके लिख लीजिए कि ये इसका एक टारगेट है। बाकी आपको कुछ नहीं लिखना है इसमें। इट विल इंश्योर सेल्फ रिलायंस एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रमोट करेगा, ग्रीन इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों इसी तरह से फिर आपका है PLI 2.0 फॉर IT हार्डवेयर स्कीम। तो IT हार्डवेयर के लिए PLI स्कीम है, तो बस आप इतना लिख लीजिए सिर्फ इसमें, PLI और IT हार्डवेयर स्कीम जो है ये नोटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, के द्वारा, ठीक है। बाकी इसका बेनिफिट क्या क्या होगा दोस्तों, तो ये टोटल प्रोडक्शन करेगा अबाउट 3.35 लाख करोड़, ठीक है। ब्रिंग एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेकर के आएगा, और 75,000 के आसपास जॉब क्रिएट करेगा। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, इंडिया शेयर इन ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 1.2% था 2014 में, जो कि 2021-22 में 3.75% हो गया है। तो इस चीज़ को तो आप लिख लीजिए अलग से, ठीक है, इसको अलग से लिख लीजिए ऐसे छोटा सा हैशटैग बना करके या बॉक्स बना करके, ठीक है, कि इंडिया शेयर इन ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 2014 में 1.2% और 2021-22 में 3.75%, बस इतना लिख लीजिए।
अब देखिए दोस्तों इस स्कीम का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होगा। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव देना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लार्ज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, टारगेट सेगमेंट से इसका क्या क्या होगा, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, ये सब हो जाएगा। टेन्योर है दोस्तों इसका 6 साल के लिए, बजट है 17,000 करोड़। तो ये सब चीज़ें, और फिर ये ध्यान रखिएगा नेट इंक्रीमेंटल सेल्स, नेट इंक्रीमेंटल सेल्स, बस ये वर्ड आपको याद रखना है। आइए दोस्तों सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इनवाइट न्यू एप्लीकेशंस फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया अंडर मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लीजिए कि आप इतना लिखिए मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, ये चीज़ आप लिख लीजिए मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दूसरा पॉइंट ये लिखिए मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये क्या करेगा, अट्रैक्टिव इंसेंटिव सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कंपनीज को जो कि एंगेज है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में, डिस्प्ले फैब्रिकेशन में, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाने में और सेमीकंडक्टर डिजाइन बनाने में। ठीक है, तो ये सब चीज़ अभी आपको लिखना नहीं है। ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत 6 साल के लिए। ठीक है, ये सब कुछ नहीं लिखना है। अब लिखिए आप इसका डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी, डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी जो है इसका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो दोस्तों आप लिख चुके हैं ऑलरेडी कि मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नोडल एजेंसी करके आप लिख लीजिए, इसकी है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। नोडल एजेंसी कौन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में फिर लिख लीजिए ऐसे करके, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, ये इसकी नोडल एजेंसी है और ये है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है दोस्तों विद इन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, विद इन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, ये भी आप लिख लीजिएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इज विद इन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। तो फ्लो चार्ट टाइप से बना के नोट्स हम लोग बना लेंगे दोस्तों। चलिए अब कुछ पॉइंट्स ऐसे ही देखते हैं दोस्तों। मार्केट साइज देख लेते हैं। तो रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट टू वैल्यू $64 बिलियन बाय 2026, यानी 2026 तक हम लोग $64 बिलियन पहुंच जाएंगे। चिप मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों इंडिया हैज बिकम द हब फॉर सेमीकंडक्टर डिजाइन विथ नियरली 20,000 चिप बीइंग डिजाइंड पर ईयर, यानी हर साल लगभग 20,000 चिप हर साल इंडिया में डिजाइन किया जा रहा है दोस्तों। फिर देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसमें काफ़ी बढ़ा है, ये सब चीज़ें आपको जाननी है। अब देखिए इसको शॉर्ट में आपको लिख लेना है। जो मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम है दोस्तों उसके अंदर 4 स्कीम्स हैं। 4 स्कीम्स क्या क्या है, मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्स इन इंडिया। तो आप ना बस इतना लिख लीजिए, 4 स्कीम्स है उसके अंदर सेमीकंडक्टर फैब्स के लिए। पहला नंबर लिख लीजिए सेमीकंडक्टर फैब्स, दूसरा नंबर लिख लीजिए आप डिस्प्ले फैब्स, तीसरा नंबर आप लिख लीजिए दोस्तों कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब्स और डिस्क्रीट। ठीक है, बस इतना ही लिख लीजिए, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब्स एंड अदर्स। और चौथा लिख लीजिए डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो मॉडिफाइड सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम के तहत 4 प्रोग्राम्स हैं, तो जिसमें कि एक डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव है, फिर एक है आपका कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब्स ये सब बनाने के लिए स्कीम है, फिर एक डिस्प्ले फैब बनाने के लिए है और एक आपका सेमीकंडक्टर फैब्स बनाने के लिए है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ों आपको इसके अंदर लिख लेना है। मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर, मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर एक सेमीकंडक्टर फैब के लिए, एक डिस्प्ले फैब के लिए, एक ये ऐसे करके अदर्स भी लिख सकते हैं, और एक डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव है। अभी दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ताइवान जो है वो वर्ल्ड लीडर है। ठीक है, विथ प्रोड्यूसिंग ओवर 60% ऑफ द वर्ल्ड सेमीकंडक्टर्स एंड 90% ऑफ मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर्स।
तो आप बस इतना लिख लीजिए कि ताइवान इज वर्ल्ड लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स। एक ही लाइन इतना ही लिखिए और कुछ मत लिखिए। ताइवान इज वर्ल्ड लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स 60% ऑफ वर्ल्ड, 60% ऑफ वर्ल्ड, इतना लिखना है आपको। आइए दोस्तों अगला आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल लाया गया है 2023। तो नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल जो है ये लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फार्मेसी एक्ट 1948 को रिप्लेस करेगा, फार्मेसी एक्ट 1948 को रिप्लेस करेगा, ठीक है। अभी जब तक लिखने ना बोलूँ तब तक लिखिएगा मत, पहले समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इस लेजिस्लेशन का दोस्तों, टू प्रमोट नेशनल हेल्थ गोल्स, फिर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन प्रमोट करना, हाई क्वालिटी फार्मेसी प्रोफेशनल्स को क्रिएट करना, इक्विटेबल हेल्थ केयर प्रमोट करना, ग्रीवांस रेडिरेसल मैकेनिज्म लाना आपका, फिर ट्रांसपेरेंट असेसमेंट करना फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आपको लिखनी है। फार्मेसी सेक्टर इंडिया में, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ फार्मा प्रोडक्शन, तो थर्ड लार्जेस्ट हम लोग हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। वह फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के मामले में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर लिख लीजिए 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन इंडिया करता है, 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन इंडिया करता है, ठीक है। हम लोग किस में काम करते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। बाकी हमारा फार्मा सेक्टर एक्टिव है जेनरिक ड्रग्स में, वैक्सीन में, बल्क ड्रग्स में, ओवर द काउंटर मेडिसिन में, बायोसिमिलर्स एंड बायोलॉजिक्स में, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। ये सब कुछ लिखना नहीं है। ये लिखिए 70% ऑफ WHO वैक्सीन इंडिया से सोर्स किया जाता है, 70% ऑफ WHO वैक्सीन आर सोर्स्ड फ्रॉम इंडिया। इतना चीज़ आप लिखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो दोस्तों ये जो बिल लाया गया है नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023, जो कि ये रिप्लेस करेगा आपका फार्मेसी एक्ट 1948 को। तो देखिए जो फार्मेसी एक्ट 1948 है ये आपका क्रिएट करता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। फार्मेसी एक्ट 1948 इसके तहत है आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको आप लिख लीजिए। अब ऑब्वियसली ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना हुआ बॉडी है, तो ये हो गया स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया ये किसके अंदर काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करेगा। तो फार्मेसी एक्ट 1948 इसके तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक बॉडी बनी हुई थी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको आप समझ लीजिए। इसका काम क्या क्या था दोस्तों, तो प्रिस्क्राइब करना एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करना, फिर आपका इंस्पेक्शन करना फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस का, और फिर एक फार्मासिस्ट का सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करना है कि यानी इंडिया में कौन कौन से फार्मासिस्ट हैं, ठीक है। तो उसका एक सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करना, ये इसका प्रोविजन था दोस्तों। अब देखिए जो नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल लाई गई है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल पुराने वाले एक्ट को रिप्लेस करेगी और पुराने वाली बॉडी को भी रिप्लेस करेगी, पुराने वाली बॉडी को रिप्लेस करके ये नेशनल फार्मेसी कमीशन बनाएगी। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह बनेगा नेशनल फार्मेसी कमीशन। तो इसको आप लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए कि नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023, तो ये क्या करेगा, विल क्रिएट नेशनल फार्मेसी कमीशन, विल क्रिएट नेशनल फार्मेसी कमीशन, बस आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। तो अब इस बात है कि बहुत सारे इसमें चेंजेस भी किए जाएंगे। अब आइए दोस्तों एक नेशनल डिवाइसेस पॉलिसी लाई गई है 2023 में, ठीक है। इस पॉलिसी के बारे में देखते हैं।
तो इस पॉलिसी का एम है दोस्तों, इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस के सेक्टर में। ठीक है, तो आपको ये जो नेशनल डिवाइसेस पॉलिसी है, नेशनल डिवाइसेस पॉलिसी आपको समझ लेना है कि ये मेडिकल डिवाइसेस की बात की जा रही है। ठीक है, नेशनल डिवाइसेस पॉलिसी ये क्या चाहती है कि इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाते हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में और इनोवेशन में। किसके रिलेटेड? मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में। ऑलराइट, फिर ये और क्या चाहता है कि जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है उसको ग्रो कराना चाहता है। $11 बिलियन इसका अभी वैल्यू है, उसको पहुंचाना है $50 बिलियन तक बाय 2030। तो आप अब ऊपर लिख लीजिए कि नेशनल डिवाइसेस पॉलिसी, नेशनल डिवाइसेस पॉलिसी। तो आप इसका एक टारगेट बस लिख लीजिए प्लीज, एक ही से ना सब कुछ समझ जाएंगे। तो इसका एक टारगेट है टू हेल्प मेडिकल डिवाइस सेक्टर ग्रो फ्रॉम $11 बिलियन टू 11 बिलियन भी नहीं लिख दीजिए, बस इतना लिखिए टू हेल्प मेडिकल डिवाइस सेक्टर ग्रो टू $50 बिलियन बाई 2030। यानी कि मेडिकल डिवाइस सेक्टर का जो वैल्यू है उसको $50 बिलियन तक पहुंचा देना है बाई 2030। बस आप इतना भी लिख लेंगे तो आपको इतना पता चल जाएगा कि ये मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड है और ये कहीं ना कहीं मेडिकल डिवाइसेस के सेक्टर में क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करेगा। वो सब कुछ आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। फिर ये क्या करेगा दोस्तों, ऑर्डरली ग्रोथ प्रमोट करेगा मेडिकल डिवाइस सेक्टर में। फिर इससे कारण से क्या होगा, पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स मीट होंगी, हेल्थ सेक्टर एक्सेसिबल एफोर्डेबल हो जाएगा, उसमें क्वालिटी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा। मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर के बारे में समझ लीजिए कि इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट एशियन मेडिकल डिवाइस मार्केट है। तो यानी एशिया में भी हम लोग 4th लार्जेस्ट हैं। तो मेडिकल डिवाइस, तो इसमें आप लिखते चलिए जापान, मेडिकल डिवाइस मार्केट इन एशिया। सबसे पहले लिखे जापान, फिर लिखे चाइना, फिर लिखे साउथ कोरिया और फिर लिखे इंडिया। इतना आप लिख लिए। ठीक है, इसके बाद आपको ये सब कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पॉलिसी का क्या फीचर है दोस्तों, तो ये रेगुलेटरी स्ट्रीमलाइनिंग करेगा। ठीक है, और सिंगल विंडो क्लियरेंस लाएगा। फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसमें स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसमें किया जाएगा, फिर ब्रांड पोजिशनिंग एंड अवेयरनेस क्रिएशन किया जाएगा। तो ये सब जनरली किसी भी पॉलिसी में ये सारे पॉइंट्स होते ही हैं। अब दोस्तों एक रिलेटेड न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज स्कीम। ठीक है, असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज स्कीम। तो इस स्कीम को समझ लीजिए दोस्तों। इस स्कीम का नाम लिख लीजिए आप पहले तो पूरा। इस स्कीम का नाम लिख लीजिए असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटी स्कीम, ये पूरा नाम लिख लीजिए। फिर लिख लीजिए अंडर, ये स्कीम किसके अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसीलिए मैं बोला इसको लिखने के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि आप कंफ्यूज होकर के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समझ सकते थे। ठीक है, तो वैसा नहीं है। असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज स्कीम जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर है। ऑलराइट, इसको लिखने के बाद आप इसके 2 कंपोनेंट्स हैं उसको भी लिख लीजिए। तो एक कंपोनेंट है असिस्टेंस फॉर कॉमन फैसिलिटीज। ठीक है, असिस्टेंस फॉर कॉमन फैसिलिटीज। तो दोस्तों आपको कॉमन फैसिलिटीज जो होंगी ना वो आपका, जैसे ये जो मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बनाया जाएगा तो इस क्लस्टर में बहुत सारे कंपनी जा करके अपना मेडिकल डिवाइस का इनोवेशन कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्रिएशन प्रोडक्शन कुछ भी कर सकते हैं। तो सभी को कुछ तो कॉमन फैसिलिटी चाहिए होगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड ऑल दैट। तो उस कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए एक तो प्रोविज़न है और दूसरा टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के लिए प्रोविज़न है। यानी आपने मेडिकल डिवाइस बनाया तो उसकी टेस्टिंग के लिए भी आपको फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या सपोर्ट चाहिए। तो ये 2 प्रोविजन्स इसमें दिए गए हैं। तो आपको समझना है कि असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज स्कीम
अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। और ये जो है आपका, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, असिस्टेंस फॉर कॉमन फैसिलिटीज़ और असिस्टेंस फॉर टेस्टिंग फैसिलिटीज़। बाकी आप ये समझ लीजिए कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी लिख लीजिए यहाँ पर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या है कि नॉर्मल स्टेट्स को जो है थोड़ा कम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स हैं उसको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी कितना कितना किया जाएगा ये सब आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, वीडियो अभी 50 मिनट का हुआ है, जब वीडियो 90 मिनट्स के आसपास का होगा तो हम लोग स्टॉप कर देंगे, तब तक जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक चलेंगे, आगे फिर अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर पहला आर्टिकल है आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में आर्टिकल है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों एक सेट ऑफ शेयर्ड डिजिटल इकोसिस्टम, सेट ऑफ शेयर्ड डिजिटल इकोसिस्टम विच आर सिक्योर एंड इंटरऑपरेबल, ठीक है, बिल्ट ऑन ओपन स्टैंडर्ड्स एंड ये सब छोड़िए, आप इसको समझिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिकली डिजिटल है पहले तो ये, यानी कि ये इसका एग्जिस्टेंस रिमोट है, पेपरलेस है, ठीक है, ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है, एक्सेस को इंक्रीज करता है, और ये डिजिटल रेल रोड की तरह काम करता है। जैसे रेल रोड क्या होता है, मतलब ये जो रेल की पटरी है इसके थ्रू क्या होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी कि दूर दूर के लोग कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, ये भी दूर दूर के लोगों को कनेक्ट करता है, लेकिन डिजिटली। मेरी बात समझ क्या। फिर दूसरी बात क्या है कि ये पब्लिक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि पब्लिक गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी है इसमें, पीपल के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है ये, ठीक है। और ज़्यादातर इसमें गवर्नमेंट का रोल है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकती है नो डाउट, बट ज़्यादातर गवर्नमेंट का रोल है, और प्राइवेट सेक्टर में पार्टिसिपेट करती है तो सर्विस किसको प्रोवाइड करती है, पब्लिक को करती है। फिर देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका निभाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये इनेबलर है फॉर नेशनल स्केल इनोवेशन, इकोसिस्टम लेड इम्प्लीमेंटेशन एंड इकोसिस्टम लेवल इम्पैक्ट इसका होता है दोस्तों। तो खैर इसमें से खास बात यह है कि कुछ भी लिखना आपको नहीं है, सबसे मेन बात यही है। आपको आइडिया तो होगा ना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे आधार ये आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, भीम, यूपीआई ये सब आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इससे आप दिमाग में पिक्चर बना लीजिए कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो G20 समिट हुआ था उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आपका 3 चीज़ें डिसाइड की गई थी, जिसमें एक है ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, और दूसरा है सोशल इम्पैक्ट फंड। खैर ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन आप लिखिए इंडिया लॉन्च्ड ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी एंड सोशल इम्पैक्ट फंड ड्यूरिंग G20 समिट, ठीक है। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लीजिए ऐसा को बोलेगा कि ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी हैज बीन लॉन्च्ड बाय फॉर एग्जांपल जर्मनी, गलत। हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो गलत। मेरी बात समझ रहे हैं। इस तरह से करके ही आपसे गलत कैसे कराया जाता है। तो आपने लिख लिया है कि इंडिया ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी को और सोशल इम्पैक्ट फंड को लॉन्च किया G20 के समिट में। बाकी ये सब वर्चुअल कुछ मत लिखिए, G20 के समिट में इसको लॉन्च किया, ठीक है। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी है दोस्तों, ये वन ऑफ द 3 DPI स्कीम्स है, ठीक है, जिसको कि G20 समिट में डिसाइड किया गया। तो G20 समिट में DPI से रिलेटेड 3 चीज़ों को डिसाइड किया गया, जिसमें से कि GDPIR यानी ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी एक है, दूसरा है आपका फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो
ऐसा लिख लीजिए G20 ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहला लिखिए आप ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, ये लिख लीजिए, क्योंकि इसका फुल फॉर्म आप ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म दूसरी बार में लिख लीजिए। दूसरा में आप लिख लीजिए फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग DPI, फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दूसरा लिख लीजिए। तीसरा लिख लीजिए मोबिलाइजिंग फाइनेंसेस, मोबिलाइजिंग फाइनेंसेस फॉर DPI इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। दोस्तों मैं तभी लिखने के लिए बोलता हूँ जब मुझे कैसे भी लगता है कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ सकता है, तभी, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए आपको इतना लिखना है, ठीक है। आइए दोस्तों, तो ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी शॉर्ट में ही लिख लीजिएगा, ऊपर आप लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो GDPIR इसके बारे में लिखिए, डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, डेवलप्ड बाय MIT, सीधा शॉर्ट में लिखिए। MIT का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ये आप लिख लिए। इसका एम क्या है दोस्तों? एम है इसका टू ब्रिज द नॉलेज गैप, ठीक है। ये सब कुछ लिखना नहीं है आपको वैसे, ठीक है। ये बेसिकली आप समझ लीजिए कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग अलग कंट्रीज का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको शेयर किया जाएगा, उसको शेयर किया जाएगा आपस में, सभी कंट्रीज उसको आपस में शेयर करेंगी। यही है ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी का। और दूसरा जो इंडिया ने एक चीज़ लॉन्च किया दोस्तों, सोशल इम्पैक्ट फंड, इसके बारे में देखिए। तो सोशल इम्पैक्ट फंड है गवर्नमेंट लेड मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव टू फास्ट ट्रैक DPI इम्प्लीमेंटेशन इन द ग्लोबल साउथ। बस, तो आप इसका एम बस लिख लीजिए, एम लिख लीजिए टू फास्ट ट्रैक DPI इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, टू फास्ट ट्रैक DPI इम्प्लीमेंटेशन इन द ग्लोबल साउथ। बस इतना आपको इसका एम लिख लेना है। बाकी ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? स्टेक होल्डर्स को कंट्रीब्यूट करें, मदद करेगा टू हेल्प एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। और इंडिया ने इसमें $25 मिलियन कमिटमेंट दिया है। बाकी पैसे का कोई बताना नहीं होता है कि कितना $1 मिलियन, तो वो सब छोड़ दीजिए। तो सोशल इम्पैक्ट फंड एक तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, G20 समिट में इसको लॉन्च किया गया, और इसका एम है टू फास्ट ट्रैक DPI इम्प्लीमेंटेशन इन द ग्लोबल साउथ। देख दोस्तों, हुआ क्या है कि UPI, भीम, आधार, इंडिया स्टैक, इन सब के द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में इंडिया ने काफ़ी नाम कमा लिया है। और इंडिया दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी में बिलीव करता है। तो इंडिया चाहता है कि ये सारी फैसिलिटीज हम लोग जो है शेयर करें जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, यानी कि जो थोड़ी लो इनकम वाली कंट्रीज हैं और मिडिल इनकम वाली जो कंट्रीज हैं, जो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज हैं और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके साथ इंडिया ये सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए लेकर के आया है सोशल इम्पैक्ट फंड। ऑलराइट, तो ये आप समझ लीजिए। आइए दोस्तों, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो की पिलर्स हैं उसको समझिए पहले। तो ये ओपन सोर्स होता है, इंटर ऑपरेबल होता है, एक्सटेंसिबल होता है और स्केलेबल टेक्नोलॉजी। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि उसमें क्या गलती है नहीं है ये सारे लोग बता सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं एंड ऑल दैट। फिर इसका गवर्नेंस फ्रेमवर्क काफ़ी रोबस्ट होता है और इसका इकोसिस्टम काफ़ी रिजिलियंट होता है दोस्तों, ठीक है। ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बेसिस पर होता है। इसमें टेक्निकल और सोशल बैरियर को रिमूव किया जाता है, इकोनॉमिक बैरियर को भी इसमें रिमूव किया जाता है। ये सब कुछ वैसे लिखना नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है। अब इसका फाउंडेशनल एलिमेंट क्या है ये आपको लिखना है दोस्तों। ये लिखना है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फाउंडेशनल एलिमेंट्स, ये चीज़ आप लिखेंगे। फाउंडेशनल एलिमेंट्स 3 है, ठीक है। तो फाउंडेशनल एलिमेंट्स 3 है, उसमें आपको लिखना है सबसे पहला फाउंडेशनल एलिमेंट है आइडेंटिटी। और इंडिया में देखिए, इंडिया में ये आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाती है आधार के द्वारा। दूसरा नंबर लिख लीजिए पेमेंट, जो फाउंडेशनल एलिमेंट में दूसरा नंबर लिखिए पेमेंट। इंडिया में ये पेमेंट प्रोवाइड किया जाता है UPI और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स के द्वारा। UPI प्लस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स के द्वारा। तीसरा नंबर है डेटा एक्सचेंज। और इंडिया में ये डेटा एक्सचेंज प्रोवाइड किया जाता है डिजी लॉकर के द्वारा।
और ये आइडेंटिटी बाय आधार, पेमेंट बाय यूपीआई एंड आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, और डेटा एक्सचेंज बाय डिजी लॉकर, इस पूरे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है इंडिया स्टैक। तो ऊपर में लिख लीजिए इंडिया स्टैक, ये लिख लीजिए डीपीआई का फाउंडेशनल एलिमेंट्स, आइडेंटिटी, इंडिया में आइडेंटिटी प्रोवाइड किया जाएगा आधार के द्वारा, पेमेंट यूपीआई और एईपीएस के द्वारा, और डेटा एक्सचेंज डिजी लॉकर के द्वारा। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को आधार, यूपीआई, एईपीएस और डिजी लॉकर, इन सभी को कॉम्बिनेशन को बोलेंगे इंडिया स्टैक। तो इंडिया स्टैक के कितने फाउंडेशनल एलिमेंट्स हो जाएंगे? 3, आइडेंटिटी, पेमेंट और डेटा एक्सचेंज। आइडेंटिटी प्रोवाइड किया जा रहा है आधार के द्वारा, पेमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है यूपीआई के द्वारा, और डेटा एक्सचेंज बाय डिजी लॉकर। ठीक है, अब आइए दोस्तों नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की बात करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का 1 साल हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर क्या होता है उसको सबसे पहले समझ लीजिए। लॉजिस्टिक्स मीन्स ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, स्टोरेज, वैल्यू एडिशन एंड एलाइड सर्विसेज। यानी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, उसका पैकेजिंग, उसका स्टोर करना वगैरह वगैरह, ये सारा आपका लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है दोस्तों। ठीक है, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स पोर्ट्स, स्टेशंस, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउस कनेक्टेड बाय रोड्स, रेलवेज, शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज, एयर रूट्स, पाइपलाइन, ये सब कुछ ये आता है लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर। ठीक है, अब देखिए इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर का वैल्यू है दोस्तों वो है $259 बिलियन। ठीक है, खैर इसको लिखना नहीं है। इंडिया की जो रैंक है ये आपको पॉइंट लिखना है। वर्ल्ड बैंक, पहली बात तो ये लिख लीजिए, वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक की एक इंडेक्स है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें कि इंडिया का रैंक है 38। इंडिया का रैंक है 38। ठीक है, इंडिया का रैंक है 38, इसको आप लिखेंगे, ये चीज़ आप लिख लिए। अब ये चीज़ लिखिए कि इंडिया का जो टोटल कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर है वो 13 to 14% ऑफ द जीडीपी है। ठीक है, लिख लीजिए इंडिया टोटल कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर इज 13 to 14% ऑफ द जीडीपी। अब आइए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में देख लीजिए। इसको 2022 में अनाउंस किया गया था। इसको प्रमोट करना है फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री, फिर इम्प्रूव इंडियन गुड्स कॉम्पिटिटिवनेस इन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स। देखिए लॉजिस्टिक्स अगर सस्ता होगा तो इंडिया के जो गुड्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या होंगे? कॉम्पिटिटिव बनेंगे। ठीक है, इसका विजन है टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू एन इंटीग्रेटेड, सीमलेस, इफिशिएंट, रिलायबल, ग्रीन, सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। तो ये सब करना है। टारगेट्स है दोस्तों इसका क्या क्या? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन इंडिया टू ग्लोबल बेंचमार्क बाय 2030। यानी अभी हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है 13 to 14% ऑफ जीडीपी, और जो ग्लोबल बेंचमार्क है दोस्तों वो है 7 to 8%। तो हम लोग को लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को घटा करके 7 to 8% ऑफ जीडीपी करना है बाय 2030। ठीक है, तो टारगेट्स बस आप लिख लीजिए, टारगेट्स ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। ठीक है, टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, पहला लिख लीजिए टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, फिर दूसरा लिखिए इम्प्रूव करना है रैंक अपना लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अभी हम लोग की रैंक क्या है? 38th है, उसको इम्प्रूव करके 25th के अंदर ले जाना है। 38th रैंक को 25th के अंदर ले जाना है, इस चीज़ को भी आप लिख लीजिए। फिर तीसरा क्या है? क्रिएट डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म, ये इसको मत लिखिए, बाकी आपको तो पता ही है कि हर जगह डिजिटल तो किया ही जा रहा है। अब दोस्तों देखिए जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू ए कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान, क्लैप। ठीक है, तो लिख लीजिए NLP विल बी implemented by कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान। तो ये इसको आपको लिखना है, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, और बाकी कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान के कुछ एक्शन एरियाज हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है? इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स एंड बेंचमार्किंग, सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, लॉजिस्टिक्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्टेट का एंगेजमेंट,
फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स को प्रमोट करना, सर्विस इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क तैयार करना, सेक्टोरल प्लान क्रिएट करना इफिशिएंट लॉजिस्टिक्स के लिए, और फैसिलिटेट करना डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स पार्क। तो दोस्तों ये आठों आप लिख तो नहीं सकते हैं और लिखना भी नहीं है, आप एक बार 5 सेकंड में इसको और एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए दोस्तों, अब नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंदर क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो डिजिटलाइजेशन हुआ है दोस्तों, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर इतने सारे इंडस्ट्री प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है, ठीक है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के ऊपर में इतने सारे लोगों ने इंडस्ट्री प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है। 22 स्टेट्स ने जो है अपनी खुद की लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को नोटिफाई किया है। बाकी ये सब आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं लीड्स रिपोर्ट पर। लीड्स रिपोर्ट 2023। तो जैसे आपको लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, अलग अलग कंट्रीज लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में कैसा परफॉर्म करनी है वो बताता है, ठीक है। तो उसी तरीके से इंडिया के अंदर में अलग अलग स्टेट्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं उसके लिए रैंक निकाला जाता है लीड्स रिपोर्ट, ठीक है। लीड्स का फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट, ठीक है। तो इसको फुल फॉर्म लिख लीजिए, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2023। तो पहले लिख लीजिए इसको, रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको लाया जाता है दोस्तों। बाकी आप समझिए गया है कि जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स काम करती है ग्लोबल लेवल पर, वही लीड्स रिपोर्ट काम करती है इंडिया के अंदर के लेवल पर, ठीक है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में तो इंडिया का रैंक आपको पता ही है कि 38 है। टारगेट क्या है, टारगेट है 25 के अंदर आना, ठीक है। टारगेट तो कब मीट करेंगे वो बात की बात है। फिर देखिए लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो रैंक करती है कंट्रीज को 6 डायमेंशंस पर, कस्टम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग एंड टाइमलीनेस। अच्छा एक काम करिए, आप लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के ये सारे 6 डायमेंशंस को लिख लीजिए। ये लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स हम लोग आ गए हैं लीड्स के अंदर, बट फिर भी आप LPI करके ये 6 डायमेंशंस लिख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा पूछ सकता है आपसे। तो 6 डायमेंशंस ऑफ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या क्या है आपका, कस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट, क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग और टाइमलीनेस। प्लीज इसको लिख लीजिए। और जो लीड्स है वो क्या करता है, वो स्टेट्स को रैंक करता है, ठीक है। तो 2023 के रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, आपका इनिशिएटिव्स स्टेट्स और यूटीज के द्वारा ली गई, जैसे 21 स्टेट्स ने और 2 यूनियन टेरिटरीज ने अपनी स्टेट लॉजिस्टिक्स पॉलिसी नोटिफाई कर दी है। फिर 15 स्टेट्स एंड 1 यूटी हैव गिवन इंडस्ट्री स्टेटस टू लॉजिस्टिक सेक्टर, यानी बहुत सारे स्टेट्स ने लॉजिस्टिक सेक्टर को इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया। देखिए इंडस्ट्री का स्टेटस देने से क्या होता है, बहुत सारी लोन वगैरह में उसको ईजी हो जाता है, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज के तहत उसको काफ़ी सारी रिबेट वगैरह मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर टोटल लेंथ ऑफ रोड एंड रेलवे जो है वो ग्रो किया है आपका 21% से और 9% से, वो सब ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, इसके आगे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। 1 घंटे से वीडियो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो अब आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे होने लगता है कम। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि ये इकॉनमी के PT 365 को कवर कर दूँ, और नहीं तो फिर एक और एक्स्ट्रा वीडियो लाना पड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और नोट्स साथ के साथ प्लीज़ बनाते चले जाइएगा। अगर आप सोचेंगे बाद में बनाएंगे ना, तो अब ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए साथ के साथ नोट्स बनाते चले जाइए, तो आप सभी का बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। बाद में आपको रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए जो भी डिफ़िकल्टी आप पहले फेस करते हैं वो बाद की आसानी के लिए ही होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग बड़े हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।